आज की हमारी कहानी है रिश्ते। डॉक्टर नरेंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। पूरे 7 वर्षों के बाद मनोहर अपने गांव चाचा के पास जा रहा था। चाचा ने उसे जरूरी काम से बुलाया है। क्या काम हो सकता है? चाचा ठीक तो है। उसके मन में कई प्रश्न उभर रहे थे। उसके चाचा इस धरती पर उसके लिए भगवान द्वारा भेजे हुए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। उसके मन में चाचा से मिलने की बड़ी उमंग थी। केवल 5 वर्ष का ही था तो जब उसके माता पिता की एक बस दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो 12वीं तक वहीं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा और फिर आईआईटी में सिलेक्शन होने पर वो कलकत्ता चला गया। कैंपस सिलेक्शन के जरिए उसे अमेरिका की मशहूर इलेक्ट्रिक कंपनी रॉक्स में इंजीनियर के पद पर नौकरी मिल गई। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि समय का पता ही नहीं चला। और आज पूरे 7 साल हो गए चाचा से मिले, अपना घर देखे हुए। कहते हैं मेहनत और किस्मत अगर एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति आसमान की बुलंदियों को पलक झपकते ही छू सकता है। उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो बचपन की यादों में खो गया था। उसे याद आया कि चाचा के साथ स्कूल जाते हुए अक्सर वो पूछ बैठता था, चाचा आसमान नीला क्यों होता है? घास हरी क्यों होती है? सरसों पर पीले रंग के फूल क्यों होते हैं? चाचा अनपढ़ थे। उन्हें उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम था, परंतु वे मुस्कुरा कर जवाब देते, बिटवा सब परमेश्वर की माया है। भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। वे खिलखिलाकर हंस देते। फिर एकाएक बात बदलकर पूछते, भैया तुम्हार मास्टरवा तुका मारत तो नहीं? अगर मारत है तो बताए दियो भैया, ससुर के नाती का हुक्का पानी बंद कर देंगे। हम पंच बन गए हैं। पंच के पास बहुत पावर होती है, समझो कि नहीं? वे अपनी गोद में उठाकर दुलराने लगते हैं। वो उनके गाल पर एक चुम्मा दे देता। वे निहाल हो जाते, हमारा बिटवा बहुत बड़ा अफसर बने, डिप्टी कलेक्टर से भी बड़ा। वो मुस्कुराने लगा। उसने बस की खिड़की खोल ली। हरे हरे खेत लहरा कर प्रकृति की सुंदरता का प्रमाण दे रहे थे। बस की सीट पर बैठे बैठे कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। बस एक झटके के साथ से रुकी और अगली सीट पर बैठे होने के कारण वो सबसे पहले उतर गया। कच्ची सड़कों की जगह पक्की सड़कें देखकर वो चकित रह गया। सड़क के बाईं ओर कुछ दुकानें और दाईं ओर सरकारी स्कूल था। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसका मन हुआ कि 2-4 हाथ दिखाए, लेकिन देर हो जाने के डर से वो उस ओर नहीं गया। लिहाजा मन की चाह को मन के भीतर दबाए वो तेजी से दुकानों की ओर चल पड़ा। हवा में नमी थी, हल्की हल्की ठंड होने लगी थी। उसने सोचा क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए। वो एक चाय की दुकान के पास आकर रुक गया। ना जाने क्यों वो इस टूटी फूटी दुकान के पास चला आया था, वरना दुकान के बिल्कुल सामने दाईं ओर 2-1 छोटे छोटे होटल भी थे। चाय का ऑर्डर देकर वो चुपचाप वहीं पड़ी एक चारपाई पर बैठ गया। जूतों पर काफी धूल जमा हो गई थी। वो उसे झाड़ने लगा। अचानक उसकी नज़र दुकान के मालिक पर पड़ी, जो उसे बराबर घूरे जा रहा था, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तुम मनोहर तो नहीं हो बाबू? बूढ़े दुकान मालिक ने कुछ संकोचवश पूछा। मनोहर ने उसे गौर से देखा। वो गुटन बाबा थे, हमारे घर मजदूरी करते थे। उनके पास एक ऊँट था। वे कभी कभी तो ऊँट की सवारी करा देते थे, पर हम बच्चों की टोली बड़ी शरारती थी। हम सवारी करके बिना पैसे दिए भाग जाते थे और वे गालियाँ देते हुए हमारे पीछे भागते, लेकिन हमारे आगे उनकी एक ना चलती। वे कभी हमें पकड़ ना पाते। मनोहर खुश होता हुआ बाबा के पास आकर बैठते हुए पूछा, अरे बाबा तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा ऊँट कहाँ है? किशोरी कहाँ है? उसने प्रश्नों की लड़ी लगा दी। किशोरी गुटन बाबा का इकलौता बेटा था और बाबा ने किशोरी को पाने के लिए धमसा माई, मनसा माई, बाबा बटेसर नाथ,
भवानी मैया आदि किस किस देवी देवता से मिन्नतें नहीं मांगी। शादी के पूरे 10 साल बाद किशोरी पैदा हुआ। किशोरी उसके बचपन का दोस्त था। प्राइमरी तक दोनों साथ साथ खेले, स्कूल गए। 10वीं के बाद किशोरी ने पढ़ना छोड़ दिया और वो चाचा जी के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बंटाने लगा था। उसने गुटन बाबा का हाथ पकड़ते हुए बच्चों की तरह आग्रह करते हुए पूछा, बाबा बताओ ना किशोरी कहाँ है। बाबा उदास हो गए। उनकी आंखों के कोरों में आंसू के गमछे से आंखें पोंछते हुए बोले, बिटवा चाय पियो, बाकी छोड़ दियो, सब ठीक ठाक है। अब की बाबा अपने आंसू ना रोक पाए, वहीं एक कोने में जाकर सिसकने लगे। उसने उठकर उन्हें सांत्वना दी, बाबा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ तो बताओ। सांत्वना पाकर वे चुप हुए। धीरे धीरे बोले, बिटवा ऊ हमरा छोड़ के इस दुनिया से चला गवा। वे एकाएक फूट फूट कर रोने लगे। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, पर कैसे। बाबा ने रोते हुए कहा, किशोरवा गांव का लीडर होए गवा। गांव वाले उस पर अपनी जान छिड़कते थे। बस बस भैया, यह जमीन विवाद माँ कुछ लोगन ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हमार जिगर का टुकड़ा चला गवा। बाकी भैया हम जानत है उहका के मरवाइस है। वो रोने लगा। वो हमसे डायरेक्ट कहते, हम खुशी खुशी अपन जमीन उनके नाम कर देते। हमका जीवन भर खाने का लालच देते रहे। वे चाहत है कि हम कुकर बनके उनके सामने दुम हिलाए, पर गेहूं के आगे हाथ फैलाना हमें मंजूर नहीं। हमने जमीन उनके नाम लिख दी। जब बिटवा ही नहीं रहा तो जमीन रखकर क्या करे। उसने उसके कंधे को थपथपाया। वो कौन है बाबा, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, कोर्ट जाना पड़ा तो वहाँ तक भी जाएंगे। कोई कायदा कानून है कि नहीं। तुम घबराओ नहीं, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे। तुम्हारी जमीन तुम्हें मिलकर रहेगी। वो उत्तेजित होते हुए बोला, बस तुम एक बार बता दो वो कौन है जिसने ऐसा घिनौना काम किया है। बाबा ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने एक बार मेरी आंखों में देखा और चुप्पी साध ली। उसने घड़ी में देखा 4 बजने को थे। उसने बाबा से कहा, बाबा चलता हूँ, देर हो रही है, पर आप मुझे बताना ज़रूर। उसने सामने से आते हुए रिक्शे को रुकने का इशारा करते हुए कहा। बाबा कुछ नहीं बोले। वो रिक्शे पर बैठ गया और उसे ज्वाला प्रयाग के घर की ओर चलने को कहा। रिक्शा वाला उन्हें जानता था, लिहाजा कुछ ही पलों में वो ज्वाला प्रसाद के घर पर था। कच्चे मकान की जगह आलीशान हवेली जैसा घर देखकर वो चकित रह गया। उसने सोचा शायद यह रिक्शा वाला उसे किसी और के घर ले आया है। उसने रिक्शे पर बैठे बैठे ही उससे पूछा, भाई ये तो मुझे कहाँ ले आए हो, ये तो ज्वाला प्रसाद का घर नहीं है। रिक्शे वाले ने कहा, यही ज्वाला प्रसाद जी का घर है, वो देखो उधर गेट पर बाईं और उनका नाम लिखा है। बाबू शायद तुम यहाँ बहुत दिनों बाद आए हो, वो रिक्शे से उतरते हुए बोला। मनोहर ने देखा, गेट के बाईं और नेम प्लेट पर ब्रास के अक्षरों में मोटे मोटे शब्दों में लिखा था, नेता ज्वाला प्रसाद। वो रिक्शे से उतर गया, रिक्शे वाले को किराया दिया और कुछ सोचते हुए गेट पर दाईं ओर लगी कॉल बेल बजा दी। वो असमंजस में था कि चाचा जी नेता कैसे बन गए। कुछ ही पलों में दरवाज़ा खुला। चाची बाहर आई थी। उसने आगे बढ़कर चाची के पैरों को स्पर्श किया, लेकिन चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप घर के भीतर चली गई। वो भी उनके साथ घर के भीतर आ गया। रंगीन दीवारें, कीमती कालीन, सोफा, टीवी, बाईं और दीवारों पर नेता बने चाचा जी, अनगिनत तस्वीरें, सब कुछ उसे जादुई सा लग रहा था। वो कुछ और सोचता कि इससे पहले बाईं ओर की सीढ़ियों से चाचा जी व उनके दोनों बेटे नील व सुशील आते हुए दिखाई दिए। सफेद कुर्ते पायजामे व नेहरू जैकेट ने उनके व्यक्तित्व को निखार दिया था। उसने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए चाचा जी के चरणों को स्पर्श किया और
अपने से छोटे नील व सुशील को गले लगाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे कोई भाव नहीं दिया। वे सीधे खाने की टेबल पर चले गए। चाचा जी ने उसे सामने पड़े सोफे पर बैठने को कहा। वो उनके सामने सोफे पर बैठ गया। उसने पूछा, चाचा जी, वो अपना घुटन मिला था चौराहे पर, उसके बेटे किशोरी की हत्या हो गई है। चाचा जी ने सिर हिलाते हुए बड़े नपे तुले शब्दों में जवाब दिया। जानते हैं, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, देखते हैं क्या निकलता है। वो उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन सुना है उसकी ज़मीन भी किसी ने हथिया ली है। वो हमारी ज़मीन थी, हमारे पुरखों ने उसे खेती करने के लिए दिया था। कितना कमीना और चालबाज था उसका बेटा, कहता था वो मेरे बप्पा की ज़मीन है। देखता हूँ कौन हाथ लगाता है। अरे बताओ, ये कहाँ का कानून है कि खाना खाए हमारे घर में, कपड़े पहने हमारे, और साहब बहादुर ताते हैं कि ज़मीन उनकी है। भाई, हद है नमक हरामी की, चाची ने बीच में आते हुए कहा। नील और सुशील भी पास आकर चाचा जी के साथ सोफे पर बैठ गए। नील ने अपनी माँ की बातों का समर्थन करते हुए कहा, माँ ठीक कह रही है, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। सुशील ने लॉ की थी। नील ने धमकी के लहजे में कहा, कानून कचहरी साहब यहाँ जांग के नीचे रहती है, इधर दिख भी गया तो साले की टांग तोड़ दूंगा, जीते जी नहीं छोड़ूंगा। हमें किसी की परवाह नहीं। चाचा ने अपने बेटे नील को शांत करते हुए कहा, तुम चुप रहो नील, जो काम शांति से हो सकता है उसके लिए हिंसा ठीक नहीं है। उसका यहाँ अब क्या है जो यहाँ वापस आएगा। चाचा जी पूरे नेता हो गए थे, पर यह तो सरासर अन्याय है, वो ऐसा नहीं होने देगा। चाचा जी माफ़ करना, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जिसके पुरखों ने हमारे पुरखों की आजीवन सेवा की, जिसके घर के लिए गुटन बाबा ने अपनी सारी जवानी बलिदान कर दी, उसके लिए हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। लानत है हम पर। मैं कोर्ट जाऊंगा, उसे न्याय दिलाऊंगा। उसने उठते हुए कहा, जाओ बबुआ, जहाँ जाना है जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्यों दोष देना। हम ही नालायक थे जो तुम्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, वरना पड़ा होता किसी जमींदार की ड्योरी पर 2 जून की रोटी भी नहीं होती। बड़ा आया घुटन का वकील बनकर। तेरा बाप भी ऐसा ही था, जिसकी थाली में खाता था उसी में छेद करने को तैयार रहता था। सांप के बच्चे कितने भी सभ्य हो जाए, डसना नहीं छोड़ते। जा बेटा जा, तुमसे यही उम्मीद थी, पर जाने से पहले अपना हिसाब करता जा, नहीं तो कल तू भी कहेगा कि चाचा ने तेरी ज़मीन भी छीन ली। चाची चाचा जी को इशारा करके चली गई। इससे पहले कि वो सिर उठाकर चाची जी की ओर देखता, चाचा जी सोफे से उठकर उसके पास आते हुए बोले, देखो मनोहर, हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी लाइफ के बारे में खुद डिसीजन ले सकते हो। अब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं। तुम्हारी चाची ठीक कह रही है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 5 वर्ष की आयु में छोड़कर चले गए थे। तुम तनिक सोच कर देखो कि अगर आज वे जीवित भी होते तो भी तुम्हें इस काबिल न बना पाते। चाचा जी, मेरे माँ बाप को प्लीज़ कुछ ना कहिए। वो रो पड़ा। चाचा जी कुर्ते की जेब से 40,000 रुपये निकालते हुए बोले, ये लो मनोहर, पर 40,000 है, गिन लो, तुम्हारी ज़मीन के पैसे। अब रही बात तुम्हारे घर के हिस्से में, तुम्हारे पिताजी ने मरते समय तुम्हारी परवरिश के लिए अपना घर मेरे नाम कर दिया था। तुम चाहो तो घर के पेपर देख सकते हो। चाचा जी उसकी हथेली पर 40,000 रखकर डाइनिंग टेबल की ओर चल पड़े। उसके दिल में ये 40,000 रुपये शूल की तरह चुभने लगे। वो सोचने को मजबूर हो गया, क्या चाचा जी ने इसीलिए बुलाया था? क्या चाचा जी के प्रति उसके मन में निस्वार्थ व प्रेम की कीमत ये चंद कागज के टुकड़े लगा सकते हैं? क्या जीवन में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है? रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत शब्द घोंसला है। उसका मन भारी हो उठा।
वो ज़ोर ज़ोर से रोना चाहता था, लेकिन ना जाने कौन सी भीतरी शक्ति उसे रोके हुए थी। वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। उसने एक बार चाचा जी की ओर देखा। चाचा जी भोजन करने में व्यस्त थे। उसके लिए अब वहाँ एक पल के लिए भी ठहर पाना असहनीय था। वो तेजी से गेट खोलकर घर से बाहर निकल गया। संध्या उतर आई थी। लंबी व दूर तक साथ ना छोड़ने वाली परछाइयाँ अब विलुप्त होने लगी थी। ये थी एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।